हेलो डियर नाइस क्लास वाले स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज हम पढ़ने वाले हैं आपका हिस्ट्री, जिसका कोड नंबर 315 है। और आज दोस्तों हम पढ़ेंगे आपके पब्लिक एग्जाम के लिए थर्ड चैप्टर हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों हम इस चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में आते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं कई बार एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज ये पहली क्लास है आपका हिस्ट्री का जिसके अंदर हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों मैं आपको एक एक चीज बढ़िया तरीके से बताऊंगा जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाला है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। अगर आपको ये चैप्टर के नोट चाहिए जो मैंने पढ़ा दिए, तो आपको सिंपली क्या करना है, टेलीग्राम पर जाना है, ये चैनल सर्च करना है। ठीक है, अगर आपको सर्च करने के बाद ना ही मिले तो आप क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, वहां से भी आप जाके देख सकते हो। अब चलते हैं आगे चैप्टर के अंदर। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता, अगर आप हड़प्पा सभ्यता की बात चल रही है ना, तो पहले समझते हैं कि हड़प्पा सभ्यता थी क्या। देखो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता ना एक प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। जैसे मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता 11th में अगर आप पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, मेसोपोटामिया मिस्र की सभ्यता थी। ये दोस्तों बहुत प्राचीन सभ्यता थी। यहाँ इस सभ्यता का जो अवशेष मिला वहां से मृत भांड, आभूषण, बर्तन, ठीक है, तो ये पता लगाया गया कि जो हड़प्पा सभ्यता, जो परिपक्व हड़प्पा सभ्यता था, वो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक का इसका काल था। और इसका पता लगाने वाले व्यक्ति का नाम पता है, जॉन मार्शल था। और हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी, देखो मैं अभी आपको पहले ऊपर से बताता हूँ चैप्टर के अंदर है क्या, फिर उसके बाद हम अंदर क्वेश्चन में चलेंगे। ठीक है, तो जो हड़प्पा सभ्यता थी, देखो वैसे इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि ये ना सिंधु घाटी के नदी के आसपास फली फूली, इसलिए हम इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता को किसने खोजा, तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में क्या बोलते हैं, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज करी 1921 में। और 1922 में रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज करी थी। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं क्योंकि सिंधु घाटी के आसपास थी। यहाँ तक ही है। और इसके जो हमने पता चलता है कि कहाँ कहाँ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत में, राजस्थान में है, हरियाणा में है, गुजरात में है, ये इसके मुख्य केंद्र है। ठीक है, और इस चैप्टर के अंदर हम यही पढ़ने वाले हैं कि इसका कैसे नगर योजना थी, कैसे इसकी प्रशासनिक व्यवस्था थी। ठीक है, इस चीज को पढ़ने वाले हैं। तो आप चलते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो भाई अब स्टार्ट करते हैं। हमारा लक्ष्य है कि भैया एग्जाम के अंदर 95 प्लस मार्क्स करना, तो उसके लिए हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है, चीजों को समझते हुए चलना है और याद करते हुए चलना है। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन नगर योजना की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। है ना, इसका मतलब समझ रहे हो, जो हड़प्पाई लोग थे ना, उन लोगों ने कैसी नगर की योजना करी थी, कैसी नगर योजना की विशेषता थी, ये हमें बताना। जरा ध्यान से देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना अत्यंत विकसित और सुसंगठित थी। इसकी मुख्य विशेषता है, पहला देखो, नगरों का निर्माण योजनाबद्ध तरीकों से किया गया था। अगर मैं आपको बताऊं तो नगरों को दो भागों में बांटा गया था, दुर्ग और निचला शहर। किसमें बांटा गया था, मैं छोटा सा बता रहा हूं आपको, दुर्ग और निचला शहर में बांटा गया था। दुर्ग में कौन रहते थे, शासक वर्ग के लोग रहते थे, और निचले शहर में आम जनता रहती थी। ठीक है ना, तो बता दिया। नगरों का भी क्या करा था ना, योजनाबद्ध तरीके से बांटा था, चारों तरफ से किलेबंदी वगैरह की थी। ठीक है, आपको मैं एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ, वैसे लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए, सड़कें जो थी एक दूसरे को सीधे कोण पर काटती थी, मतलब समकोण पे काटती थी। आप आज के समय में अपने घर बाहर, अपने बाहर निकलोगे तो देखोगे कि सड़कें किस तरीके से समकोण पर काटती है, बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर काटती है। समझ में आ रहा है। पहला क्या था भैया कि इन्होंने नगर योजना बंद तरीके से की थी। दूसरा कि सड़कों का निर्माण एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए किया था। फिर इस शहर को दो भागों में बांटा था, ऊंचा जो कि दुर्ग कहलाया और निचला शहर। ठीक है, फिर उसके बाद घर पक्की ईंटों से बने थे और अधिकांश घरों में नालियां व स्नानगार बने थे। नाली समझते हो ना, जैसे आज के समय में भी हमारे घरों से जो अटैच है ना नाली बिल्कुल, और स्नानागार होता है, स्नानागार जो होता है मतलब नहाने वाला बाथरूम। ठीक है, तो उससे जो हमारी नाली सटी रहती है, तो ऐसा बनाया गया था। उसके बाद नालियों की व्यवस्था अत्यंत उन्नत थी, मतलब बहुत विकसित थी, अच्छी थी। ठीक है, सभी नालियां ढकी होती थी और मुख्य नाली से जुड़ी होती थी। अनाज रखने के लिए बड़े बड़े कोठार बने हुए थे, मतलब माल गोदाम जिसके अंदर अनाज वगैरह रखा जाता था। ठीक है, फिर जल निकासी, सड़कें, मकान, सबसे स्पष्ट नियमबद्धता और स्वच्छता दिखाई देता है। तो यहाँ पे आपने देखा नगर योजना किस तरीके से मतलब नगर योजना की विशेषता बतानी थी हमें। तो आप आराम से इसको लिख दोगे, 5 मार्क्स का आता है, आराम से लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, 5 मार्क्स आपको इसमें आराम से मिल जाएगा। 80 से 120 वर्ड लिखने होते हैं आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो समझ में आया भाई आपको ये क्वेश्चन, है ना। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की विशेषता बतानी थी, तो हमने देख लिया भैया। नगर को अच्छी तरीके से बनाया गया था, दो भागों में बांटा गया था, निचला उचला शहर, सीधे समकोण पर सड़कें काटती थी, पक्की ईंटों पे बनाया जाता था, नालियां और स्नानागार बने होते थे।
ठीक है, और सभी नालियां ढकी होती थी ईंटों से और नालियों से जुड़ी, बड़ी नालियों से जुड़ी होती थी। अनाज रखने के लिए क्या होता था, बड़े बड़े गोदाम होते थे, कोठार होते थे, इसमें अनाज रखा जाता था। और जल निकास, सड़कें, मकान, सबसे स्पष्ट नियमबद्धता और स्वच्छता दिखाई देती है। ठीक है, तो ये इसकी क्या थी, आपकी नगर योजना की विशेषता थी। ठीक है, चलो आप चलते हैं आगे। अब देखिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन में कि हड़प्पा काल में प्रचलित उद्योगों और शिल्पों का संक्षिप्त ब्यौरा दीजिए। मतलब हमें बताना है कि हड़प्पा काल के अंदर उद्योग और शिल्प किस प्रकार के थे। ठीक है, अब इसको समझते हैं, देखो ध्यान से। हड़प्पा वासी अनेक विकसित शिल्प व उद्योग से जुड़े हुए थे। मुख्य उद्योग जैसे देखो मुद्रांकन उद्योग, पाषाण, टेराकोटा और धातु से बनी मोहरे, मोहरे होती थी उस समय। मोहरे क्या होती थी, जैसे एक जगह से दूसरी जगह पर सामान भेजा जाता था ना किसी बोरे में पैक करके, तो उस बोरे की पहचान करने के लिए उस पर मोहर लगाई जाती थी, जिसका सामान हो उसके तक सेफली पहुंच जाए इसलिए। ठीक है, फिर है मणिकला उद्योग, जैसे इसमें कर्लिनियर, अगेट, फिर है लेपिस लाजुली आदि से मनके बनाना। मनके क्या होते थे, मनके जो होते हैं ना बर्तन, जो अब मैं इसमें थोड़ा आपको ऐसा बताता हूँ कि जो मनके होते थे गोलाकार, आयताकार, ढोलाकार, बेलनाकार, ऐसे बर्तन बनाए जाते थे कर्लिनियर पत्थर के द्वारा। बहुत सारे हैं इसके पत्थर, ठीक है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। फिर उसके बाद है धातु उद्योग, इसमें तांबे, कांसे, सोना और चांदी की वस्तुएं बनाते थे। फिर है मिट्टी के बर्तन, चाक पर बने लाल रंग के बर्तन जिन पर काले रंग की आकृतियां बनाई जाती थी। फिर है सूती वस्त्र उद्योग, जो कि विश्व की पहली सभ्यता जहां कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। फिर है निर्माण कला, पक्की ईंटों से मकान और नालियां और बड़े भवन बनाए गए थे। ठीक है, तो ये यहाँ की क्या थी, शिल्प और उद्योग संबंधित गतिविधियां थी हड़प्पा वासियों की। ठीक है ना, आपको यहाँ पे सीधा सीधा लिखना होगा मुद्रांकन उद्योग, मणिकला उद्योग, धातु उद्योग, मिट्टी के बर्तन, और यहाँ पर आपके सूती वस्त्र उद्योग, और फिर निर्माण कला। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें आपको याद करनी है। अब चलते हैं आगे। अब आगे देखिए क्या है, हड़प्पा वासियों के मेसोपोटामिया के साथ व्यापार के संबंध में संक्षिप्त वर्णन दीजिए, विवरण दीजिए। ठीक है ना, हमें बताना है अब हड़प्पा वासी के जो संबंध थे, व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया के साथ किस प्रकार के थे, इसके बारे में बताना है। तो अब जरा ध्यान से देखिए, मेसोपोटामियाई ग्रंथों में हड़प्पा को क्या है, ये मेलुहा, मेलुहा कहा गया। ठीक है, फिर है व्यापार मुख्यतः समुद्री मार्ग से होता था। हड़प्पा से भेजी जाने वाली वस्तुएं जैसे कि काष्ठ, हाथी दांत, कपास, मनके, मूल्यवान पत्थर, तांबा आदि, ये सारी चीजें थी जो कि हड़प्पा से भेजी जाती मेसोपोटामिया में। ठीक है, फिर उसके बाद है बदले में मेसोपोटामिया से टीन, चांदी, ऊन और अन्य विलासितापूर्ण वस्तुएं मिलती थी। फिर उसके बाद है दोनों सभ्यताओं के बीच वस्तुओं की समानता यह सिद्ध करती है कि व्यापार नियमित और संगठित होता था। ठीक है ना, अब यहाँ पे आपने क्या देखा कि हड़प्पा वासियों की मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध के बारे में बताया। ठीक है, तो इसमें क्या देखा आपने कि भैया मेसोपोटामिया ग्रंथ में हड़प्पा को क्या कहते थे, मेलुहा, है ना, मेलुहा कहा जाता था। और इनका व्यापार कैसे होता था, समुद्री मार्ग के द्वारा होता था, हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच में। ठीक है, फिर उसके बाद हड़प्पा से कौन सी चीजें भेजी जाती थी, काष्ठ, हाथी दांत, कपास, मन के मूल्यवान पत्थर, और वहां से क्या मंगाई जाती थी, टीन, चांदी, ऊन, अन्य विलासितापूर्ण वस्तुएं मिलती थी। ठीक है, फिर है दोनों सभ्यताओं के बीच वस्तुओं की समानता यह सिद्ध करती है कि व्यापार नियमित और संगठित होती थी। मतलब नियमित मतलब कि रेगुलर बेसिस पे ये लोग मेसोपोटामिया और हड़प्पा से सामान का आदान प्रदान करते थे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे आपका हड़प्पा वासियों के धार्मिक जीवन की प्रमुख विशेषता बताइए। ठीक है, आप धार्मिक जीवन के बात करते हैं कि मतलब जो हड़प्पा के लोग थे वो किन देवी देवताओं की पूजा करते थे, कैसे रहते थे। ठीक है, आप समझते हैं इसको। देखिए, हड़प्पा वासियों का धार्मिक जीवन बहुदेवीवादी था। प्रमुख विशेषता मतलब यहाँ पे एक देवी नहीं अनेक प्रकार के भगवानों की वो पूजा करते थे। ठीक है, हड़प्पा वासी के धार्मिक जीवन के बारे में देखिए, पहला है मार्त देवी या फिर उर्वरता देवी की पूजा के प्रमाण मिले। ठीक है, मार्त देवी जो वहाँ की नॉर्मल होता है नहीं, जैसे कि गांव में भी होता है कि हम एक वो बनाते हैं, हमारे एक अपना अपना भगवान होते हैं हर किसी के, तो वहाँ पे मातृ देवी थी। उर्वरता की देवी मतलब कि फसल वगैरह उगाने की ये सब चीजें होती है। ठीक है, फिर उसके बाद है एक प्रमुख पुरुष देवता की छवि जो पशुपति महादेव जैसी लगती है, जो कि सील से ज्ञात है। फिर है वृक्ष पूजा, विशेष रूप से पीपल की पूजा करते थे, उसके प्रमाण मिले हैं। फिर है पशु पूजा, जैसे बैल, हाथी, गेंडा, बाघ इत्यादि की पूजा करते थे। फिर है लिंग और योनि जैसी आकृतियों की पूजा करना। फिर है अग्नि पूजा के प्रमाण मिले हैं। और कब्रों और सामान के साथ दफनाना बताता है कि वह
परलोक में विश्वास रखते थे। मतलब कि ना जैसे कि किसी की मृत्यु हो जाती थी ना तो उसे कब्र के साथ जो उससे जुड़ी हुई चीजें होती थी ना उसको दफना देते थे ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये है आपका हड़प्पा वासियों के धार्मिक जीवन की प्रमुख विशेषता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखा क्या कि मार्द देवी की पूजा करते थे, है ना, उर्वरता देवी की पूजा करते थे। फिर है एक पुरुष देवता था जो कि पशुपति महादेव थे, जो कि सील से ज्ञात है। फिर है वृक्ष की पूजा करते थे, पशु की पूजा करते थे, लिंग और योनि की आकृतियों की पूजा करते थे, अग्नि की पूजा करते थे। कब्रों और सम्मान के साथ दफनाना बताता है कि वह परलोक में विश्वास रखते थे, ठीक है। तो ये चीज हो गई। फिर उसके बाद है आपका हड़प्पा सभ्यता के पतन के संबंध में संक्षिप्त विवरण दीजिए। मतलब कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के पीछे क्या कारण है ये बताना है आपको, ठीक है भैया। तो हड़प्पा सभ्यता देखो कई एक लोगों ने नहीं बताया, इसके बहुत अनेक इतिहासकारों ने बोला कि जो हड़प्पा सभ्यता का अंत है ना कई प्रकार से हो गया। तो पहला पॉइंट क्या है, प्राकृतिक आपदाएं। कई इतिहासकारों ने यह बताया कि प्राकृतिक आपदा की वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, जैसे कि बाढ़, भूकंप, नदी का मार्ग बदलना इत्यादि। इसकी वजह से क्या हुआ कि हड़प्पा खत्म हो गया। फिर है जलवायु परिवर्तन, जैसे कि सूखा और वर्षा की कमी होने की वजह से भी। फिर है सिंधु नदी का मार्ग बदलना जिससे कृषि प्रभावित हुई। और संसाधनों की कमी और अति उपयोग, है ना, संसाधन जैसे कि पेड़ पौधों का और चीजों का इतना ज्यादा उपयोग कर लेना कि वो खत्म हो जाना। फिर उसके बाद ये खत्म हो गई कहानी इनकी। फिर है कुछ विद्वान आर्यों के आक्रमण सिद्धांत का भी उल्लेख करते हैं पर यह प्रमाणित नहीं है। फिर अतः आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था छिन्न होने लगी और नगर खाली होने लगे। तो ये सारे कारण बताए गए आपके कि हड़प्पा सभ्यता किन कारणों से खत्म हो गया। तो आप बोलोगे सीधी सीधा बात भैया कि प्राकृतिक आपदाएं, जलवायु परिवर्तन, सिंधु नदी का मार्ग बदल जाना और संसाधनों की कमी हो जाना या अत्यधिक उसका इस्तेमाल कर लेना, ठीक है। तो ये सारे कारण थे जिसकी वजह से क्या बोल सकते हो आप कि भैया पतन हो गया इसका, ठीक है। फिर है गैर फिर देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है गैर हड़प्पा त्राम पाषाणिक लोगों के जीवन का संक्षिप्त विवरण दीजिए। मतलब जो कि हड़प्पाई लोग नहीं थे, ठीक है ना, उनके बारे में बताना है। देखिए गैर हड़प्पा त्राम पाषाणिक, ठीक है ना, या फिर चालकोलिथिक लोग मुख्यतः ग्रामीण जीवन जीते थे। ये मतलब इसका हिंदी में ही है, ये हिंदी में मतलब है और ये इंग्लिश में मतलब है। देखिए हम बात करते हैं अब गैर हड़प्पावासी के जीवन के बारे में, ठीक है। देखिए ये कृषि, पशुपालन, शिकार और मछली पकड़ने में लगे रहते थे, इनका काम ये था। ये लोग मुख्य फसलें कौन से उगाते थे, गेहूं, जो ज्वार, बाजरा, दालें, चावल, चने इत्यादि ये सब उगाते थे ये लोग। घर जो होता था कच्ची मिट्टी, घास फूस और बजरी से बने होते थे। गोल और आयताकार दोनों प्रकार के घर ये बनाते थे, ठीक है। फिर है औजार, तांबे और पत्थर से बनाए जाते थे। कुल्हाड़ी, चाकू, फरसा, ब्लेड, तीर इत्यादि ये लोग बनाते थे। फिर उसके बाद है मिट्टी के बर्तन, काले लाल बर्तन और ओकेरी रंग के बर्तन, ठीक है। इसमें कटोरियाँ, जार और क्या लिखा है, तस्त्रियाँ, ये सब होती है। फिर है बस्तियाँ योजनाबद्ध थी, जैसे कि महाराष्ट्र की इनाम गांव जिसे कहते हैं जोरवे सभ्यता। इनकी सभ्यता मुख्यतः राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार में फैली हुई थी, जो आप ये जोरवे सभ्यता देख रहे हो, ठीक है ना। तो ये कुछ गैर सभ्यताई लोग थे जिस समय ये चल रहा था चीजें, ठीक है ना। जैसे हड़प्पा तो कुछ जगहों पर ही था, जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में भी शासन मिले, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात यहाँ पर, और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारे इसके जगह थे, ठीक है। उसके बाद भारत में अन्य सभ्यताएं भी उभर रही थी जो कि ये सारे काम कर रहे थे, कृषि, पालन, शिकार, मछली पकड़ने लगे हुए थे। तो ये सारी चीजें थी, ठीक है। और ये मुख्य फसल इस तरीके से उगाते थे, ठीक है भाई। तो इसके साथ जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ना भाई, ये खत्म होते हैं अब आपके, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि कई बार एग्जामों में आए हुए हैं, आपको मैं बोल रहा हूँ। अगर इनके नोट्स चाहिए तो दोस्तों आप टेलीग्राम को फॉलो कर लेना जाके, मैं वहाँ पे क्लास खत्म होने के बाद इसके नोट्स जो है अपलोड कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए पढ़ते रहिए, याद करते रहिए। और हमारा लक्ष्य है 95 मार्क्स करना हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में, याद रखना। और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग तैयार हैं इसके लिए कि नहीं।